हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही कॉम्प्रहेंसिव और कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए, जिससे ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज की पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में जो भी आपसे क्वेश्चंस बीपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकती है, क्योंकि आजकल एग्जाम इतने डायनेमिक हो चुके हैं कि कब क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें कोशिश करना है कि एक बार जो भी बुक जो भी फैक्ट्स या डेटा बता रही है, तो उसको एक हम लोग एक नज़र डाल लें। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिज़ार्ड है, उसका मूवमेंट क्या है, क्रॉल करता है। स्नेक क्या है, वो स्लीथर करेगा। तो अगर हमें ऑप्शन आता है कि स्नेक का जो मूवमेंट है उसको बताइए, उसका क्या नाम है, तो हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि जो बॉडी मूवमेंट्स जो होता है वो किस किस तरह का, तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लिज़ार्ड क्या करता है, तो लिज़ार्ड क्रॉल करता है। ये स्लीथर किसका मूवमेंट है, स्नेक का मूवमेंट है, स्लीथर। ठीक है। स्विम कौन करेगा, फिश करेगी। ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट क्या बोलता है, क्रिएचर्स हैविंग लेग्स क्रॉल बट द एनिमल्स विच आर लेगलेस कैन आइदर स्लीथर और क्रीप। तो आपको ये क्रॉल करने का और क्रीप में जो डिफरेंस है वो बताया गया है कि जो क्रिएचर्स जिसके पास पैर होंगे वो क्रॉल करेगा, मतलब वो रेंगने का काम करेगा। लेकिन जिसके पास पैर नहीं होंगे वो स्लीथर करेगा। लाइक स्नेक जो है वो स्लीथर करता है, इसके मूवमेंट को स्लीथर बोलते हैं, या क्रीप। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे अपने बॉडी का जो पार्ट्स है उसका मूवमेंट कैसा होता है। तो हम पहले देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन आपका है जो आपको दिख रहा है, इसको सॉकेट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक बॉल का शेप लिया होगा। ठीक है। ये अंदर है, तो इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि ये जो आपका जो दिख रहा है, ये पोर्शन इस सॉकेट में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। और ये मूवमेंट क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं है, मतलब यहाँ नहीं कि ये इसके अराउंड ये मूवमेंट इसमें नहीं है। ये मूवमेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये भी। तो क्या है, मल्टी एक्सियल मूवमेंट होगा इसमें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका जो मूवमेंट होगा वो मल्टी एक्सियल जॉइंट मूवमेंट होगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ हो जाएगा, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो हमारा जो शोल्डर है, आर्म जो है, शोल्डर है, वहाँ पे जो जॉइंट है मेरा वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। तो बिल्कुल हाँ, जो मैंने आपको बताया कि ये मल्टी एक्सियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसीलिए डज द बॉल रोटेट। यस। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। आपसे पूछा जा रहा है कि पेपर सिलेंडर, ये पोर्शन जो है, क्या ये भी रोटेट कर रहा है। तो नहीं, ये पोर्शन बस रोटेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये इंडिविजुअल ये इसका रोटेशन हो रहा है, रोटेशन कंबाइंड हो रहा है। तो देखिए, द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। तो इस जॉइंट में क्या है हमारा, बाउल जो है वो मतलब सॉकेट जो है, मेरा शोल्डर जो है वो सॉकेट का काम कर रहा है, और आर्म जो है मेरा बॉल का काम कर रहा है। तो आर्म हम लोग घुमा सकते हैं, मल्टी एक्सियल डायरेक्शन में लोग आर्म का मूवमेंट कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
नेक्स्ट क्या होता है, पिवोटल जॉइंट। अब पिवोटल जॉइंट क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इसका जो रोटेशन होगा, इसमें रोटेशन जो है अलोंग वन एक्सिस होगा। जैसे कि आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मल्टी एक्सियल रोटेशन हो रहा था, इसमें रोटेशन जो होगा अलोंग वन एक्सिस ही संभव है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नेक जॉइंट। नेक जॉइंट जो है हमारा पिवोटल जॉइंट से बना है। तो हमारा गर्दन और हेड के बीच में जो जॉइंट है पिवोटल जॉइंट है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन बना होता है और ये मान लीजिए ये एक्सिस हो गया, ठीक है। तो बस इसी एक्सिस के अराउंड जो गर्दन का मूवमेंट होगा, तो ये पिवोटल जॉइंट का केस है, जिसमें जो मूवमेंट होगा वो अलोंग अ ओनली वन एक्सिस होगा, जो पिवोटल जॉइंट में होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे कि पिवोटल जॉइंट क्या होता है, आइडेंटिफाई करिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा पार्ट बॉडी पार्ट है जिसमें पिवोटल जॉइंट होता है, और आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, नेक जॉइंट्स द हेड, शोल्डर वाला, हिप हिप का जॉइंट है। तो आपको अगर मालूम होगा तो आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे कि जो नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है वो पिवोटल जॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे अब लिखिए हिंज जॉइंट। तो इसका सबसे खास करके, तो इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इसमें जो है मूवमेंट होगा वो सिंगल प्लेन में होगा, ठीक है, सिंगल प्लेन में मूवमेंट होगा। तो आपका दरवाजा का जो भी हिंज है उसको आप देख सकते हैं, वहां पे जो मूवमेंट है वो भी हिंज जॉइंट की वजह से हो रहा है। तो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ ये मूवमेंट होगा, हिंज जॉइंट की वजह से। तो एल्बो का जो मूवमेंट है हमारा वो हिंज जॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट नी का जो मूवमेंट है वहां पे हमारा हिंज जॉइंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि नी में एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है, तो हम वहाँ आंसर कर पाएंगे कि वहाँ हमारा हिंज जॉइंट होगा, ठीक है। फिक्स जॉइंट कहाँ होगा, फिक्स जॉइंट जो होगा अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जो हमारा होगा वो फिक्स्ड जॉइंट होगा। तो फिक्स जॉइंट में क्या होगा कि अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर फिक्स जॉइंट है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब डिस्कशन से हम लोग क्या जाने कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट्स है उसमें क्या कौन सा जॉइंट है, ठीक है। तो आप ये सब अब क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए अगला फैक्ट्स क्या ह्यूमन स्केलेटन्स के बारे में है। ये शुरुआत में 305 ब्रेन्स, ह्यूमन स्केलेटन्स है जिसमें 305 बोन्स बताया जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, जो कि 206 में बदल जाता है एडल्ट होते होते। तो होगा क्या कि जब बच्चे होंगे तो 305 हड्डियां, और वही हड्डियों का जो ग्रोथ होगा और जो दो हड्डियां आपस में मिलके वो सिंगल एक बड़ी सी हड्डी बनेगी। तो ऐसे करके 305 हड्डियां जो बच्चों में पाई जाती है वो बड़े होते होते 206 हड्डी में, क्योंकि कुछ हड्डी आपस में ज्वाइन होके वो एक सिंगल हड्डी के में बदल जा रहे हैं। तो हमारा जो नंबर ऑफ बोन्स है एक एडल्ट में वो 206 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग बॉडी के अंदर जो शेप्स है उसको पहचानने के लिए, तो हम वहाँ पर आंसर क्या देंगे, एक्सरे जो है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सरे ऑप्शन दे दिया जाए, अल्ट्रासोनिक वेव ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे कि एक्सरे की मदद से जो है हम लोग शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिब केज। रिब केज क्या है कि ये जो हमारा आगे का जो ये पोर्शन है ये चेस्ट बोन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बैकबोन है। तो रिब केज क्या है ना कि चेस्ट बोन और बैकबोन आपस में कनेक्शन जो हो रहा है वो आपको रिब केज की वजह से हो रहा है। तो रिब केज क्या कनेक्ट कर रहा है चेस्ट बोन को और बैकबोन को। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को रिब केज कहते हैं, और इसके अंदर में जो भी
हमारा ऑर्गन है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो उसके इस केज में सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू they join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. इसी को स्ट्रक्चर को, जो जॉइंट को, जो बॉक्स बना रहा है, उसको रिब केज कहेंगे। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, मतलब कि आपका दोनों तरफ में 12-12 रिब्स होंगे। तो 1 2 3 4, ये 12 नंबर्स होगा, इधर 12 होगा। ठीक है, तो देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। अब देखिए बैकबोन क्या होता है। बैकबोन हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रीढ़ का हड्डी क्या होता है, तो उसमें क्या है कि इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो बैकबोन्स जो है, देखिए आपका ये स्मॉल स्मॉल जो ब्रेन बोन्स है, इसको हम लोग वर्टिब्रे का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट बैकबोन है हमारा, ये कंप्लीट बैकबोन है, वो किससे बना है? स्मॉल बोन्स, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रे। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछ सकता है कि वर्टिब्रे में कितने बोन्स होंगे, तो हम आंसर करेंगे 33। ठीक है, इसको हम लोग वर्टिब्रे कहेंगे। बैकबोन में कितना बोन्स होगा? 33 बोन्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। पेल्विक बोन्स क्या करेगा? दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक। स्टोमक के नीचे वाले पोर्शन को जो इनक्लोज करता है, वो पेल्विक बोन करता है। अब देखिए स्कल के बारे में। स्कल क्या करेगा? इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन। इसका यही फंक्शन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। Some additional parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent, these are called cartilage. कार्टिलेज क्या है? वो भी स्केलेटन का ही पार्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्टिलेज स्केलेटन का पार्ट है या नहीं, तो वहां हम लोग बोलेंगे यस, कार्टिलेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन। तो कार्टिलेज हम लोग फील कर सकते हैं। हमारा ईयर का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ कार्टिलेज होगा। तो ये जो हड्डी होगी, कान के ऊपर वाली हड्डी, उसको हम लोग कार्टिलेज कहेंगे। और नीचे वाला पोर्शन क्या है? लोब है। ठीक है, नीचे द ईयर लोब और अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज कार्टिलेज। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो मैं आपको यही पॉइंट बता रहा था कि स्केलेटन जो होगा वो किससे किससे? बोन्स से, ज्वाइंट से और कार्टिलेज से। तो मेनली बोन्स और कार्टिलेज से बनके स्केलेटन बना है। और दो बोन्स या आपस में ज्वाइंट कैसे होंगे? वो ज्वाइंट्स से होंगे। ज्वाइंट्स क्यों बना? ताकि एक रिलेटिव मोशन हो पाए, इसके लिए ज्वाइंट्स है शरीर में। अब देखिए मसल्स के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए मसल्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर्स, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। मसल कैन ओनली पुल। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि मसल्स जो है वो ओनली पुल कर सकता है, इट कैन नॉट पुश। मतलब ये धक्का नहीं दे सकता, ये बस खींच सकता है। मसल्स का जो काम है बस खींचना है। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो एक बोन का जो मूवमेंट है, कोई भी बोन का जो मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए दो मसल्स आपस में काम करेंगे। यहाँ बताया ना, मसल्स वर्क इन पेयर्स। तो टू मसल्स हैव टू वर्क, दो मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, दोनों साथ काम करेंगे एक बोन को मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, जो एग्जांपल आप ऊपर देख रहे हैं कि ये बोन का जो मूवमेंट अगर हुआ है, इसका मूवमेंट अगर हुआ है, ऐसा यहाँ था, इसका मूवमेंट अगर इस तरह से हुआ है, मूवमेंट हुआ है, तो किसकी मदद से हुआ है? ये मसल्स के मूवमेंट से हुआ है। तो ये मसल्स के मदद से मूवमेंट हो रहा है बोन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल। गेट ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ मूविंग। गेट का मतलब होता है रेट ऑफ मूविंग। तो एनिमल्स कैसे मूव कर रहे हैं, किस रेट से मूव कर रहे हैं, उनका पेस क्या है, तो उस वही हम देखेंगे। तो अर्थवर्म कैसे मूव कर रहा है, स्नेल कैसे मूव करता है, ये सब चीज देखना है हमें। तो अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। ठीक है, इसके पास कोई हड्डी नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग इंसानों में देखते हैं कि हड्डी है, हड्डी में जॉइंट्स है। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, वो मोशन किसके हेल्प से हो रहा है? मसल्स के हेल्प से हो रहा है।
मसल्स क्या करेगा, इट विल, और मसल्स जो है वो पेयर में काम करता है, और मसल्स हमेशा खींचने का काम करता है, पुल का काम करता है। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म बना है कि हमारा जो बॉडी का मोशन संभव हो पाता है। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कि when contracted the muscles become shorter, stiffer and thicker, इसी को क्रैम्प्स बोलते हैं। जो कहते हैं ना क्रैम्प्स आ गया, तो उसमें क्या होता है, मसल्स जो है हमारे जो मांसपेशी है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ेगा तो ऑब्वियसली वो छोटा हो जाएगा, और वो स्टिफ हो जाता है, मतलब वो कड़ा कड़ा लगता है। तो जब भी क्रैम्प्स आता है तो हम लोग देखते हैं कि उसे हम लोग सहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टिफनेस जो आ जाता है, उसमें कड़ापन आ जाता है, उसको हम लोग लूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसको रिलैक्स करने, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मसल्स तो ही क्रैम्प्स आया है। तो उसके लिए हम लोग उसको सहलाते हैं, ताकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिलैक्सेशन में बदल जाए, और जो स्टिफ हो चुका है वो थोड़ा नर्म हो जाए, तो हमें राहत मिल सके क्रैम्प से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, जो हम लोग देख रहे थे, अर्थ वॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, हड्डी नहीं इसके पास, तो इसके पास मोशन कैसे हो सकता है? इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। तो देखिए अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करेगा इसमें। इसमें क्या है कि अर्थवर्म जो है अपना पिछला जो रेयर एंड है इसको फिक्स रखेगा, और जो फ्रंट एंड है उसको ये स्ट्रेच करके आगे की ओर बढ़ेगा, और ये रेयर एंड इसका फिक्स रहेगा, तो ये स्ट्रेच करके यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये आगे वाले पोर्शन को फिक्स करेगा, और पीछे वाला जो पोर्शन, जो रेयर पोर्शन था उसका फिक्स था, उसको वो छोड़ देगा, तो वो आ जाएगा इस तरफ, आगे की ओर आ जाएगा। ठीक है, और जब ये आगे की ओर इसको खींचेगा, तो बॉडी को ये फिर से ये क्या करेगा, सिकुड़ लेगा। तो सिकुड़ेगा तो ये अब इसका जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ आ गया, फिर से ये क्या काम करेगा, फिर से ये पीछे वाले पोर्शन को फिक्स करेगा, अपने ये आगे वाले पोर्शन को ये एक्सटेंड करेगा, और ऐसे ही मोशन ये करता चला जाएगा। तो ये अर्थवर्म का मूवमेंट हो गया। तो आपको देखिए जानना क्या है कि अर्थवर्म में कोई बोन्स नहीं है, इसमें जो मूवमेंट होगा वो मसल्स के हेल्प के से होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्नेल के बारे में जानेंगे कि स्नेल का मूवमेंट कैसे होता है। तो स्नेल में क्या है कि ये जो पोर्शन है इसमें ये भी मसल्स है, इसमें भी कोई बोन्स नहीं है, तो इसका भी मूवमेंट जो होगा वो मसल्स के हेल्प से ही होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये इसमें फुट है, इसके पास पैर है स्नेल्स के पास। ठीक है, तो अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। शेल कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन। कभी देखते हैं ना कि स्नेल जो है ये पूरा इसके अंदर चला जाता है, इसके बाद क्या करता है, जब इसको मूवमेंट करना होता है तो यहाँ से ये अपना सिर बाहर निकालता है। देखे होंगे आप लोग, सिर बाहर निकालेगा। तो वही बता रहा है कि थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। तो वो जो थिक स्ट्रक्चर है वही जो है ये इसका पैर है। ठीक है, और वो है स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना है। ठीक है, तो अपने पैर के मूवमेंट से ये मोशन करेगा। अब देखिए कॉकरोच, कॉकरोच में क्या है मूवमेंट के लिए? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है इसके पास, 3 जोड़े पैर हैं, विच हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन। तो कॉकरोच का जो बॉडी होगा वो ये बॉडी, ये स्केलेटन ये नहीं, ये पंख है इसका। ठीक है, ये पंख के नीचे आप देखेंगे तो वो स्केलेटन है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर दैट परमिट्स मूवमेंट। ठीक है, दे आर 2 पेयर ऑफ विंग्स। तो ये विंग्स हो गया, विंग्स के नीचे स्केलेटन होगा, जो कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो होगा वो ज्वाइन करके बना हुआ होगा। The cockroaches have distinct muscles, those near the legs move the legs for the walking। तो यही मसल्स है, जो स्पेशल मसल्स इसके पास है, जो उसका हेल्प करता है, चलने में मदद करेगा। The body muscles move the wings when cockroach flies। और जो बॉडी का जो मसल्स है, इसका बॉडी का जो मांस है वो जब ये उड़ता है तब उसमें मदद करता है। तो ये जो पैर में जो मांस इसका है वो चलने में मदद करेगा, जो बॉडी का जो मसल्स है इसका वो उड़ने में मदद करेगा।
अब बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स में कैसे मूवमेंट होगा ये देखते हैं। अब देखिए, देयर बोन्स आर हॉलो। बर्ड्स, चिड़िया का जो बोन्स होगा वो हॉलो होगा, खोखला होगा। एंड लाइट, अब खोखला है तो लाइट भी है, और दोनों जरूरी भी है क्योंकि इसे उड़ना है, इसे चलना तो है नहीं, तो अगर वो हल्की होगी तभी तो उड़ेगी। ठीक है, और खोखला होगा तभी तो उसमें हवा भर पाएगा ना, ताकि वो आसानी से उड़ सके। तो देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स मतलब पीछे का जो हिस्सा है वो आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। तो ये हिंड लिम्स, इसके बारे में बताया गया है कि वो वॉक करने में काम आएगा। ठीक है, बोनी पार्ट्स ऑफ द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो बताया जा रहा फोरलिम्स इसका ये हो गया, ये बॉडी बोनी पार्ट्स मतलब जो इसका जो बोन्स है वो मॉडिफाइड हो गया है किसमें, विंग्स में। अब ये मॉडिफिकेशन ये आप आगे की ओर पढ़ेंगे कि ये मॉडिफिकेशन क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी एनिमल में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बदलाव आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो मॉडिफिकेशन है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स, आगे का जो फोर लिम्स है ये जो मॉडिफाइड हो गया है किसमें, पंख में। और पीछे का जो रेयर हिंड लिम्ब है, और जो पीछे का जो हिंड लिम्ब वो मदद करता है किसमें, वॉकिंग में। ठीक है, और ये फोर लिम्ब होगा जो उड़ने में मदद करेगा, फ्लाई। ठीक है, फोर लिम्ब, और इसमें मदद क्या करेगा, इसका हिंड लिम्ब पीछे वाला। ठीक है, अब फिश का जो मूवमेंट है वो देखना है, फिश कैसे मूव करती है। अब देखिए, फिश का जो जो शेप है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है। स्ट्रीमलाइन शेप क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी शेप हमारा स्ट्रीमलाइंड होगा तो जो रेसिस्टेंस जो होगा, आगे जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड एयर भी हो सकता है, वो फ्लूइड हमारा वाटर भी हो सकता है। तो हमारा जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी का जो शेप है वो लीस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब रेसिस्टेंस सबसे कम अगर होगा तो वो किस शेप में होगा, स्ट्रीमलाइन शेप में होगा। इसीलिए देखिए, जब भी आप देखते हो कोई बाइक चलाता है बाइकर, तो वो सिकुड़ जाता है पूरा, वो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों, वो एक्चुअली कर क्या रहा होता है, वो करता क्या है कि वो अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में लाना चाहता है, ताकि वो एयर का जो रेसिस्टेंस है उसको मिनिमाइज कर सके। तो वैसे ही प्रकृति में अगर कोई फिश है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्लूइड में है, वाटर में है, तो उसका जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइन ही बना हुआ है ताकि वो उसमें इजीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, जैसे आप देखिए ट्रेन का जो आजकल जो हाई स्पीड ट्रेन हो रही है, वंदे भारत या जो हाई स्पीड ट्रेन हो रही है, उसका जो शेप दे रहे हैं हम लोग स्ट्रीमलाइंड देते हैं ताकि रेसिस्टेंस एयर का हो मिनिमम कर सके, थोड़ा कम कर सके। कार का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, तो देखिए, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो कहने का क्या मतलब है, हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो ये वाला आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन क्या है, स्मॉल है, कंपेयर टू ये बीच वाला पोर्शन, बीच वाला जो मोटा है, जो पेट वाला हिस्सा है ना फिश का वो मोटा है, और ये क्या पतला है, पीछे का पोर्शन पतला है। तो यही जो शेप है ना वो स्ट्रीमलाइन शेप है। ठीक है, अगर फ्लूइड आता है तो ये ऐसे ऐसे करके फ्लूइड इससे पास करेगा, तो कंपैरेटिवली इजीली ये फ्लो कर सकता है वाटर में। द skeleton ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। ठीक है, तो मछली का जो स्केलेटन है, वो ढांचा है जो, वो उसके चारों तरफ एक मजबूत मांस होंगे। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। तो जब ये मछली तैर रही होगी तो मसल्स क्या करेगा, आगे का जो इसका पोर्शन है, हेड वाला जो पोर्शन है उसको एक तरफ कर्व करेगा,
एंड द टेल पार्ट, जो पीछे का साइड है, इसका मसल्स क्या रहेगा, स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो अगर लेफ्ट की ओर अगर मुड़ रहा है तो ये राइट की तरफ टेल वाला पोर्शन मुड़ेगा। ये मूवमेंट का काम कौन कर रहा है, मसल्स हेल्प कर रहा है। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड। अब देखिए ये राइट की ओर हो गया और ये लेफ्ट की ओर हो गया। दिस मेक्स अ जर्क। तो ये इतना मूवमेंट जो फास्ट करता है, कभी इस तरफ तो नेक्स्ट मोमेंट इस तरफ, अगले मोमेंट फिर इस तरफ, तो ये मूवमेंट इतना फास्ट होगा, इससे जर्क प्रोड्यूस होगा और एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इसी के साथ बॉडी आगे की तरफ जर्क से आगे की ओर बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ फिश। अब देखिए फिन्स ऑन देयर बॉडी विच हेल्प्स टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। तो फिन्स का काम क्या हो गया, अब इसके देखिए फिन्स को आप उसके गलफरे से, गिल्स से कंफ्यूज मत होइएगा। गिल्स जो है वो उसके रेस्पिरेशन में मदद करता है। ठीक है, यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फिन्स की बात कर रहे थे। फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प, फिन्स का काम क्या है, हेल्प करता है किसमें, टू बैलेंस द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। तो जब ये मछली तैर रही है तो उसका डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए और उसका बॉडी को बैलेंस करने के लिए फिन्स का काम है। ठीक है, ये देखिए ये गलफरा हो गया, गिल्स यहाँ है। ठीक है, आपका ये फिन्स है, ये वाला पोर्शन जो है ये फिन्स है। तो इसका काम क्या है, बैलेंस बनाना व्हाइल स्विमिंग। अब देखिए हाउ डू स्नेक मूव। स्नेक का मूवमेंट क्या होगा, जैसे आपको कल बताया था ना पहले कि स्नेक क्या करता है, स्लिथर करेगा। ठीक है, इसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं, स्लिथर बोलते हैं। द स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन एंड हैव मेनी थीन मसल्स। ठीक है, इसके पास बैकबोन, लंबा बैकबोन है और पतले पतले इसमें मसल्स हैं, इसके में मांसपेशियां हैं। मसल्स आल्सो मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। तो मसल्स जो इसका मांस है जो बैकबोन को इंटरकनेक्ट करता है एक दूसरे से, बैकबोन, रिब्स एंड स्किन को, तीनों को कनेक्शन करेगा कौन, मसल्स करेगा। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स। देखते हैं ना कैसे चलता है स्नेक, लूप बना बना के। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, लूप बनाएगा, ये मोड़ के कर्व करके लूप बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा, ये लूप बनाने के बाद ग्राउंड को पुश करेगा, तो ग्राउंड से रिएक्शन फोर्स से ये आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये होगा, स्नेक का मूवमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए 21 जून, ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि योगा डे कब मनाते हैं तो वो है 21 जून को। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार ब्रीफली जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए इसमें चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है क्वेश्चन। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ, एक समरी बता रहा हूँ। स्नेक का मूवमेंट क्या होगा, स्लीथर करेगा। लिजार्ड होगा, क्रॉल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होगा, हमारा जो शोल्डर है और आर्म के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, पाइवोटल जॉइंट कहाँ है हमारा, वो हमारा नेक जॉइंट है, वहाँ पाइवोटल जॉइंट होगा। हिंज जॉइंट कहाँ है हमारा, नी और एल्बो में हमारा हिंज जॉइंट होगा। फिक्स जॉइंट कहाँ होगा, हमारा अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जो होगा हमारा फिक्स जॉइंट होगा। नेक्स्ट क्या है, हमारा 305 बोन्स होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि 206 हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एडल्ट होते होते 206 हड्डियां हो जाएगी। ठीक है, एक्सरे कहाँ यूज करते हैं, टू नो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज, एक्सरे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिब केज। रिब केज प्रोटेक्ट करेगा क्या, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स उसको प्रोटेक्ट करेगा। रिब केज जो है वो 12 रिब्स हो गए इसका चेस्ट के दोनों तरफ में। ठीक है, अब बैकबोन, बैकबोन क्या है, 33 वर्टेब्रा से बना है। ठीक है, पेल्विक बोन्स देख लीजिए, जो स्टमक का जो नीचे का पोर्शन है, जो भी नीचे का पोर्शन है
उसको इनक्लोज क्या करेगा, हमारा पेल्विक बोन्स उसको इनक्लोज करता है। स्कल क्या है, हमारे ब्रेन को बचाने का काम क्या कौन कर रहा है, स्कल करता है। ठीक है, कार्टिलेज क्या है, ये भी एक स्केलेटन का पार्ट ही है। ठीक है, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। अब मसल्स के बारे में, मसल्स क्या है कि हम लोग मसल्स के बारे में पढ़े हैं कि मसल्स कैन ओनली पुल। ठीक है, इट वर्क्स ओनली इन पेयर्स। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो वो स्टिफर हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, उसको क्रैम्प्स कहते हैं इसी पोजीशन को। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, वही हो गया कि मसल्स वर्क इन पेयर्स, तो बोन के साथ मिलके वो क्या करेगी, मूवमेंट का काम करेगी। गैइटोबे एनिमल्स में क्या होगा, अर्थवर्म का जो मूवमेंट मैंने आपको बताया स्नेल का मूवमेंट है, तो अर्थवर्म में क्या है, इसके पास कोई बोन नहीं है, ओनली मसल्स है, ओनली मसल्स होंगे। ठीक है, स्नेल्स में भी क्या होगा, ओनली मसल्स है, यहाँ पे नो बोन्स। ठीक है, अर्थवर्म के पास भी नो बोन्स, तो मसल्स के हेल्प से ये मूवमेंट होगा इसके में भी, और यहाँ भी मसल्स के हेल्प से मूवमेंट होगा स्नेल में। फिर क्या है, कॉकरोच के पास क्या है, यहाँ पे इसके पास बोन भी है और स्पेशल जो है डिस्टिंक्ट मसल्स है, जो कि इसको मदद करेगा मूवमेंट करने में, चलने में, और स्पेशल जो है इसके बॉडी में जो मूवमेंट मसल्स है वो इसको उड़ने में मदद करेगा। 3 पेयर ऑफ लेग्स होगा इसके पास। ठीक है, 2 जोड़े इसके पास पंख है, विंग्स है। अब बर्ड के बारे में जान लेते हैं। जो हिंड लिम्ब है ये वॉकिंग में मदद करता है, और जो फोर लिम्स है वो फ्लाई करने में मदद करेगा। ठीक है, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। नेक्स्ट, फिश का जो मूवमेंट है कैसे होगा आपका, स्ट्रीमलाइन शेप होगा, और मूवमेंट क्या होगा, बाय द जर्क। फिश में क्या हो जाएगा आपका, बोन्स भी है, जो बोन्स वाले स्ट्रक्चर क्या है, स्केलेटन और मसल्स दोनों की मदद से। स्नेक में भी आपका क्या हो जाएगा, बोन्स भी होगा इसके पास, मतलब स्केलेटन भी है और मसल्स भी है। ठीक है, तो मूवमेंट हम लोग देख लिए। बर्ड में भी हमारा क्या है, बोन्स होगा और मसल्स होगा मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर भी खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट इसमें से फैक्ट है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो सब कुछ आपको कवर यहाँ पे करा दिया गया। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप एक बार रिकॉल करके रखिए, एक बार दिमाग में रखिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, और हमारे वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, आपको जो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, या फिर मैं उसे जो है वो ठीक है, जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, जिससे मैं इम्प्लीमेंट करूँ और कंटेंट आपके लिए जो है आपके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।